हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छे काम कर रहे होंगे, लोगों की मदद कर रहे होंगे और अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च कर रहे होंगे, स्कॉलरशिप्स को। खैर, आपका भाई है स्वीडन के एक मशहूर शहर में, जिस मशहूर शहर का नाम यकीनन आपने सुन रखा होगा। शहर का नाम है ल्यूंड, LUND। ल्यूंड कहते हैं, आप जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर लें इसको, बट हम इसको ल्यूंड कहते हैं। स्वीडिश पीपल कॉल इट ल्यूंड या लुंड। तो हम इसको इस तरह बुलाते हैं। खैर, आज हैं हमारे साथ एक शख्सियत और उनका हमने इंटरव्यू लेना है। शख्सियत का नाम है फ़ारूक भाई। हम आए हुए हैं फ़ारूक भाई के पास, ये बैठे हैं फ़ारूक भाई। खैर, हम अपना फ़ोन सेट करते हैं और उसके बाद आप फ़ारूक भाई बताएंगे कि फ़ारूक भाई कौन है, फ़ारूक भाई कैसे आए और फ़ारूक भाई क्या करते हैं, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं फ़ारूक भाई। तो भाई शुरू करते हैं फारूक भाई से अपनी मुलाकात। हम आए हुए हैं ल्यून शहर में। सबसे पहले तो फारूक भाई इनको ल्यून शहर की ना प्रोनाउंसिएशन बता देते हैं। LUND ल्यून। यहाँ लुंड होता है या ल्यून होता है और कुछ नहीं होता। अगर आप कुछ और प्रोनाउंस करते हैं तो वो आप डिपेंड करता है। आप डिपेंड करता है। इसको आपने बोला है लुंड लुंड या ल्यून, दो दो ही लफ्ज हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ प्रोनाउंस करते हैं तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। आजकल फारूक भाई होते हैं ल्यून शहर में और ल्यून यूनिवर्सिटी में। और ल्यून यूनिवर्सिटी अगर आपको नहीं पता तो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन यूरोप। तो केओस रैंकिंग में राइट नाउ 85। हाँ, केओस रैंकिंग में 85th है। तो अगर आप भी ऐसी यूनिवर्सिटी में देखना चाहते हो तो फारूक भाई से बात करेंगे कि फारूक भाई इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा हमें बताएं। लेकिन फारूक भाई हैं एरास्मस स्कॉलर। तो अब फारूक भाई से पूछते हैं कि फारूक भाई कौन है। कभी कौन सी यूनिवर्सिटी, कभी कौन सी, तो यहाँ तो 5 मंथ ऑलमोस्ट है ना, 5 मंथ का सेमेस्टर। हाँ, ये भी है। एरास्मस वालों का ये बहुत होता है। एरास्मस वाले बहुत कुछ सिखा देते हैं। एक सेमेस्टर यहाँ पे, एक यहाँ पे। आपकी जिंदगी में कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता। सही है। दोस्त चेंज हो जाते हैं, घर चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज। एवरीथिंग इज टेम्परेरी। ये एरास्मस सिखा देता है भाई। तो ये है। अब फारूक भाई से पूछते हैं। फारूक भाई अपने बारे में बताएं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कहाँ से पढ़ा, आप CGPA बता दें अगर आप बताना चाहें, या इस तरह की कोई भी चीज जो आप बताना चाहें अपने बैकग्राउंड के बारे में। अच्छा, तो बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो झंग से है और बैचलर्स मेरी जो है वो UAT लाहौर से है इन सिविल इंजीनियरिंग। और मेरा जो सेशन था वो 2017 से 2021 का था। और बाकी 2017 के सेशन के हवाले से एक थोड़ी जो है कॉमन या एक थोड़ी अलग बात ये थी कि 2017 का ई कैट बहुत जो है ना वो टफ आया था। और जबकि पहले ट्रेंड ये था कि आपको यूईटी में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में एडमिशन के लिए 300 या 280 प्लस स्कोर करने पड़ते थे ई कैट। बट हमारे वाले 2017 के बैच में लाइक 180 190 वाले लोग भी जो है वो इन फील्ड्स में पोजीशन सिक्योर करने में जो है वो कामयाब हो गए थे। तो हमारा 2017 वाला बैच जो है। पर कोई मेन बात बताइए ना, आपने CGPA कितना स्कोर किया? CGPA जो है ना वो CGPA के लिए एक, अगर आप मैं CGPA के हवाले से तो ये था कि स्टार्ट में सेमेस्टर सिस्टम से इतना नहीं बंदा फेमिलियर होता। हम FSC में जिस तरह पढ़े होते हैं, मैट्रिक में एनुअल सिस्टम होता है, हमें इन्हीं चीज़ों का आइडिया होता। तो फारूक भाई बात को घुमा रहे हैं कि CGPA मुझे बहुत कोई बड़ी चीज़ लग रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि CGPA को हम स्टार्टिंग में अगर ये सोचे ना कि पहले सेमेस्टर से हमने उस चीज़ को अप करके रखना है, तो उसका फिर एंड तक इफेक्ट होता है। बेसिकली हम लोग इस मेंटालिटी से चल रहे होते हैं जब हम मैट्रिक में या FSC में होते हैं कि अगर साल के पहले 6 मंथ नहीं भी ना पढ़ा, आखिरी 6 मंथ पढ़ के हम अच्छा स्कोर ले लेते हैं। जबकि सेमेस्टर सिस्टम में ये चीज़ जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। 4 मंथ का मैक्सिमम सेमेस्टर होता है। उसमें आपको पता है 1.5 मंथ बाद या पौने 2 मंथ के बाद आपके मिड्स आ रहे हैं। अगर आपके मिड्स में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट फाइनल्स पे पड़ेगा। और फाइनल्स पे पड़ गया तो वो सेमेस्टर आपका सारा गया। और स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स जो है वो जब ये आते हैं नए-नए, उनको नहीं आइडिया होता, तो वो मिस्टेक्स करते हैं। पहले सेमेस्टर को, दूसरे सेमेस्टर को डायरेक्ट लेते हैं। फिर जब वो सीरियस होना स्टार्ट होते हैं, तो जितना मर्ज़ी फिर एफर्ट कर ले, एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा वो CGPA को नहीं बढ़ा सकते। तो उसके लिए यही है कि एज़ फ्रॉम द स्टार्ट जो है ना, फोकस रखें इस चीज़ के ऊपर कि हमने जो वीकली काम है उसको अगर करते हैं ना यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो स्टूडेंट अगर वीकली तौर पे करता है चीज़ों को, असाइनमेंट्स को या जो भी उसके लेक्चर्स हैं, तो 3.8 से कम जो है ना उसका आएगा। यानी कि आपका 3.8 से ज्यादा ही है। हाँ, आप एग्जैक्ट CGPA बताना चाहेंगे? एग्जैक्ट CGPA आपने पूछ के क्या करना है? बच्चों को शायद आइडिया हो जाए कि कितना होना चाहिए या कितना हो सकता है एक्चुअल में। नहीं हो तो 4/4 भी सकता है। मेरा बेसिकली 3.95 CGPA। देखिए, आपने इतनी जो फारूक भाई ने बात घुमाई है उसका मकसद ये था फारूक भाई का बहुत आला CGPA। माशाल्लाह, ऐसा बहुत कम लोगों का CGPA होता है। हाँ, वो होने को तो फारूक भाई बहुत कुछ होता है, लेकिन 3.95 इज लाइक एक्सीलेंट CGPA। बहुत कम लोगों का इतना CGPA। आई वुड से लाइक 3.5 प्लस जो है ना वो सब लोग
एक ही लेवल पे है। एग्री। ठीक है, 3.5 आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 3.5 प्लस हो। फ्यूचर में भी अगर आपका टारगेट है मतलब कि स्कॉलरशिप के हवाले से या फर्दर स्टडीज के हवाले से, तो हम जितना मर्जी बाकी प्रोफाइल को ले लेना, लेकिन जो बेसिक पैरामीटर है ना सीजीपीए, उसका इफेक्ट रहता है। ये मेन चीज है स्कॉलरशिप्स के लिए। अगर आपने स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करना है तो सीजीपीए इज द मेन थिंग। अगर आपका सीजीपीए नहीं है तो वो उसके ऊपर हमने एक और वीडियो भी बनाई थी, लो सीजीपीए को कैसे इंप्रूव करना है अपनी प्रोफाइल को, वो भी देख सकते हो। लेकिन सीजीपीए इंप्रूव कर लो अपना, वो मेन चीज है अगर स्कॉलरशिप लेनी है। ये बिल्कुल और सही बात। बास प्रोग्राम्स के अंदर तो थ्रेश होल्ड लगा होता है हाँ या एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली। पर इतने जीपीए से कम वाले जो है नहीं ना वो अप्लाई नहीं कर सकते। करते, या हाई सीजीपीए वाले जो है ना वो उन्हीं को इंटरव्यूज के लिए सिलेक्ट करते हैं। हाँ ये बिल्कुल कुछ ये प्रोग्राम से क्राइटेरिया। भी आप जिनके सीजीपीए लो है, इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग भी स्टार्ट हो। 3 सीजीपीए वाले 2.9 वाले भी सिलेक्ट होते सिलेक्ट हैं। होते हैं, बिल्कुल होते बट द थिंग इज के ये उन लोगों के लिए जो अभी इनिशियल सेमेस्टर्स के अंदर है यूनिवर्सिटी के। हैं बिल्कुल। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना वो बंदे का टारगेट होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा जीपीए को कैसे अचीव कर सकता हूँ, अचीव कर सकते हैं, ये दिस इज द मेन थिंग अगर आप अचीव करना चाहते हैं अलोंग विद स्कॉलरशिप। अदर एक्टिविटीज। यस। सिर्फ जो है ना वो किताबी कीड़ा भी नहीं बन जाना। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा फरीद भाई बताएं, आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा था? वर्क एक्सपीरियंस कितने इयर्स का था, क्या सीखा उसमें? मेरा वर्क एक्सपीरियंस बेसिकली जो है वो टीचिंग का था। सही है। क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन के मिड में, बैचलर्स के मिड में जो है ना, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने जो है ना वो स्कॉलरशिप को स्कोर करना है। सही है। और तो मेरी सारी जो है वो तवज्जो और सारी मेरी थिंकिंग जो है ना फ्यूचर की वो फिर उसी को लेके। सही है, आपके तो जहन में एक आइडिया था, इमेज थी कि मैं हम्म, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई तो मेरा बैचलर्स के बाद फर्स्ट टारगेट था कि लैब इंजीनियर हमारी जॉब होती है करूँ। बैचलर्स या के बेस पे जो है हम लोग एज अ टीचिंग वही जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो यूईटी से ग्रेजुएट होने के फौरन बाद ही मैंने एज अ लैब इंजीनियर यूएमटी में टीचिंग स्टार्ट की। नाइस। तो फिर वहाँ रह के मैंने जो है ना वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना शुरू किया। और फरीद भाई आपने कितनी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया और कैसा एक्सपीरियंस रहा, हम्म। पॉजिटिव क्या था सीन? अच्छा, पहले साल ये था कि अब जो हाई सीजीपी होल्डर था उनके लिए कि मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था हम्म, कि मेरा सीजीपी इतना है, तो अब इरासमस के लिए तो जो है सीजीपी बहुत मैटर करता है। तो अब तो जो है ना वो एडमिशन पक्का है। पक्का है। बट ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले साल 3 इरासमस के प्रोग्राम में अप्लाई किया था और मेरे तीनों में रिजेक्शन हुई थी। हम्म, तो वो एक जो पॉइंट था ना वो मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। बिल्कुल मैंने agree। उस चक्कर के अंदर, उस ओवर कॉन्फिडेंट होने के चक्कर में मैंने बाकी जगहों पर भी अप्लाई नहीं किया। हम्म, बिल्कुल। तो ये मेन चीज उन लोगों के लिए है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी एक, कि अगर आपका सीजीपीए बहुत ज्यादा है तो आपने बहुत खुश नहीं होना। हम्म, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ सीजीपीए एक क्राइटेरिया नहीं है, ऑल्दो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया, लेकिन इसके साथ और बहुत सी चीजें होती हैं। तो आपने बहुत सी चीजों को इंप्रूव करना है। एक कंप्लीट प्रोफाइल को सिलेक्ट करते हैं, वो एक एक साइड को सिलेक्ट नहीं करते, एक कंप्लीट बंदे को सिलेक्ट कर रहे होते ऐसे हैं। ही है। तो ये एक मेन चीज होती है। और सेकंड ईयर फिर आपने दोबारा तो apply- उसके बाद फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि जो मेरी वीक पॉइंट्स थे ना वो मेरे लेटर ऑफ मोटिवेशन थे, जो कि जी। बहुत ही जनरल था। हम्म, मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया और मैंने रिव्यू भी नहीं करवाया था। सही ठीक है, सीनियर से। सीनियर से रिव्यू भी नहीं करवाया था। और अब ये मतलब नहीं है कि आप सीनियर्स को जो है ना वो तंग करना शुरू कर दें कि या रिव्यूज़ के लिए। मेन। आप रिव्यू करने का भी जो है ना वो तरीका, एक तो बार-बार अलुमनाइज़ जो हैं वो ग्रुप में बताते हैं कि किस तरीके से हेल्प लेनी है। यस। तो एक तो वो पॉइंट तो अलग है। खैर, बिल्कुल। तो मेरा ये था कि एक तो जो मेरे मोटिवेशन लेटर और रिकमेंडेशन लेटर्स, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो वीक हैं। सीवी भी मेरी जो है ना वो मैंने उसको चीज़ों को ठीक तरीके से रिलेट नहीं कर पाया। तो दूसरा मैंने ये टारगेट बनाया कि अब मैंने सिर्फ इरासमस को नहीं देखना, इरासमस के अलावा बाकी बहुत और भी अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं। यूरोप के और भी कंट्रीज हैं, लाइक फिनलैंड है, फ्रांस है, हंगरी है। तो और ऑस्ट्रिया में भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स आती हाँ हैं। एग्जैक्टली आती है, और उनकी अपडेट सारी इस चैनल पे आपको मिलती रहती है। इवन के इटली का तो फिर सबको हाँ आइडिया इटली है। का तो सबको उनका आइडिया है। उसका वीजा का इशू है, वो भी 2 साल पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे पहले इतना इशू नहीं था। और अगर आपका सीजीपीए अच्छा हो तो आपको फास्ट ट्रैक में निकाल देते हैं। जर्मनी तो फास्ट ट्रैक में निकाल देता है, बट इटली में भी जब आपका वीजा एक आपकी फाइल जाती है वीजा ऑफिसर के पास, तो एक वैलिड इसलिए होती है क्योंकि उसके एकेडमिक्स बहुत अच्छे होते हैं। तो वीजा ऑफिसर आपकी नीयत पे शक नहीं करता कि ये पढ़ने ही जा रहा है, ये सेटल होने के और लिए नहीं उसके जा लिए भी रहा। ये है कि आप फर्स्ट कॉल जो होती है ना, जो अक्टूबर में आई गेस, अक्टूबर में आएगी अक्टूबर और में ओपन जन। होती है इटली की ना मास्टर की। अगर उसमें टाइमली अप्लाई किया जाए ना फर्स्ट कॉल में, यस। तो उसका जल्दी रिजल्ट आता है। जल्दी रिजल्ट आएगा तो फिर जो है ना आगे बेसिस के जितने भी फर्दर मामला हैं उनके जल्दी अप्लाई हो जाएगा। और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखें, डॉक्यूमेंट्स हर चीज बंदे को पता होना चाहिए कि उसको क्या रिक्वायर्ड है, और अपना काम खुद किया करें, बजाय इसके कि आप हर बंदे को कहें कि मुझे लिंक चाहिए, मुझे ये चाहिए। आप हर चीज गूगल से मिल जाती है। गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड। लाइक गूगल को कहें कि मुझे ये चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करेगा। पास का जस्ट तेरा सर्च। ये भी होता है कि गूगल आपको अगर रिक्वायर्ड चीज देता है तो उसका पता हल क्या हाँ है, जो मैंने हल निकाला था। ये जो ग्रुप्स है ना हमारे, स्कॉलरशिप नेटवर्क, हाँ पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग और यस। इरासमस मंडल्स मंडस एसोसिएशन, एसोसिएशन। ये यस। तीनों ग्रुप्स जो है ना वो पाकिस्तानी एस्पायरेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप के लिए फंड कर रहे हैं उनके लिए मस्ट है। किसी भी ब्लेसिंग से कम नहीं है। कम नहीं, इन ठीक तीनों है। का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप अब जरूर ज्वाइन करें इनको। इसको यूज कैसे करना है, इसको आपने यूज करना है कि सर्च बार के अंदर जाकर ना, लेट्स सपोज मुझे अब जो है ना एक प्रोग्राम है जी एमबिल्ड। एमबेड एमबिल्ड बिल्कुल। से एलिमेंट जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ना कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जो मुझे समझ नहीं आ रहा।
मैं क्या करूंगा, पहले उस अलुमिनाई या उसके किसी सीनियर से पूछने के बजाय ना उस ग्रुप के सर्च बार में जाऊंगा, वहां पे जाके मैं एमबिल्ड लिखूंगा, यस ठीक है, या उसके आगे कोई एक आध कीवर्ड ऐसा लिखूंगा जो कि मुझे क्यूरी है, बिल्कुल ठीक है। तो वो कीवर्ड लिखकर एमबिल्ड का नेम लिख के जब मैं सर्च करूंगा ना, तो उसके रेलिवेंट को 8-10 पोस्टें आ जाएंगी। बिल्कुल अब पोस्टें आने के बाद आप उन पोस्टों को रीड करो, और पर्टिकुलरली जो उनके अंदर कमेंट्स लिखे हुए हैं ना लोगों ने, हाँ अब जाहिर सी बात है उन कमेंट्स के अंदर लोगों ने या तो उन पोस्टों की क्यूरीज के रिप्लाई किए होंगे, यस या फिर फर्दर कमेंट्स के अंदर जिन लोगों के और मसाइल और हैं मसाइल है उन्होंने उनके भी भी डिस्कस किया जो है ना वो लोगों ने डिस्कस किया होगा। तो आपको आपकी बात का जवाब भी मिल जाएगा, और आपकी हो सकता है अगली भी क्यूरी जो आपको पेश आनी है एप्लीकेशन फॉर्म में यस वो भी रिजोल्व हो जाए। आई वांट ऐड समथिंग हियर कि जब तक मैं स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ था मैंने कभी भी स्कॉलरशिप ग्रुप में कोई पोस्ट नहीं की थी। मैं जितना कुछ भी सीखा था वो जस्ट लोगों से सीखा था। लोग पोस्ट करते थे वही क्यूरी मेरी भी होती थी, मैं उनसे सीख लेता था, कमेंट्स पढ़ता रहता था, लोगों की पोस्ट पढ़ता रहता था और सीख लेता था। मैंने पहली जो स्कॉलरशिप ग्रुप में पोस्ट की थी पाकिस्तान एरास्मस एसोसिएशन में मेरी पहली पोस्ट थी, वो ये थी कि मैं सिलेक्ट हो गया। तो यही था कि आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हो। अच्छा फरूक भाई आपसे एक और चीज पूछनी थी कि जब आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे थे तब आपका मोटिवेशन कैसी थी और फिर आपने कैसे और कितने प्रोग्राम सिक्योर किए? हाँ, तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए मैंने मतलब कि अब मुझे तीनों रिजेक्शंस पिछले साल मतलब कि 2022 में आ चुकी थी अप्रैल के महीने में। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ था, ज़ाहिर सी बात हाँ, है। एग्री मेहनत तो की हो और उसके बाद नहीं, मैं नहीं समझता कि मेहनत की थी, मेहनत अगर की होती तो उसका फल भी मिलता उस ये टाइम पे। एक तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेहनत करें तो आप चाहे जिस भी रिलीजियस बिलीफ से हैं नेचर आपको खुद ही दे देती है। हुँ। ये तयशुदा बात है। तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना बताया कि अब नॉलेज होने के बजाय जो है ना जो वीकनेस है ना एप्लीकेशन की, क्योंकि जीपीए तो है वो तो अब एक चीज़ है, उसके अलावा जो चीज़ें इंप्रूव होने वाली है ना उन चीज़ों पे काम किया जाए हुँ, और फर्दर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जाए। तो हुँ, फिर मैंने जो है अपना एक्सेल शीट एक तैयार की कि सही। नेक्स्ट ईयर के अंदर ना किन-किन स्कॉलरशिप्स सिविल में? मेरी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो हुँ, उस रेलिवेंट जितने भी प्रोग्राम्स जहाँ जहाँ पे अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप थी, मैं आपको एक नेम बताता हूँ जहाँ जहाँ पे मैंने अप्लाई किया कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया। इरासमस तो कंफर्म था कि मैंने अप्लाई करना ही करना करना ही है। है। तो उसके लिए मोटिवेशन लेटर्स में मैंने मई के मंथ से ही जो है ना मेहनत काम शुरू शुरू कर करी, दिया था। बिल्कुल। लाइक मेरी सबसे पहला प्रोग्राम की डेडलाइन थी 15 जनवरी 2023 हुँ, कोस्टल कोस्टल हैज़र्ड्स की, हैज़र्ड्स की। कोस्टल हैज़र्ड्स की। और उसके बाद मेरी अगली डेडलाइन्स थी एमबिल्ड की 31 जनवरी की आई गेस, यस, और आईएमएफएससी की 31 31st जनवरी थी। और उसके अलावा जो है हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स में मैंने अप्लाई किया या था। यूरो एक्वा जो ऑफर ही नहीं हुआ था लास्ट जो ईयर। during the time of results they announced कि we are not offering any एनी candidate फंडिंग, any यस, funding this year, यस। और एक उसमें अप्लाई किया था। या तो दैट्स गुड। और फिर भी आपने कितनी प्रोग्राम हाँ, सिक्योर तो किए? अब मैंने अक्टूबर में अप्लाई किया सबसे पहले जो है ग्रीनोबल यूनिवर्सिटी में। ग्रीनोबल यूनिवर्सिटी ग्रीनोबल में, यूनिवर्सिटी यस। में तो बेसिकली मेरा मेन टारगेट ये था कि उनका ना एक कैंपस फाइनेंस स्कॉलरशिप होता है, हाँ, तो बिल्कुल। उसकी अमाउंट भी अच्छी होती है। जो बिल्कुल अच्छी कैंपस बात है। फाइनेंस जो है ना वो 2000 जिस प्रोग्राम में मैंने अप्लाई किया था वो था हाइड्रोलिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग। ओह नाइस, यस। नाइस। तो 2021 सॉरी 2022 के इनटेक तक जो था ना वो प्रोग्राम वो अंडर दी वो था कैंपस फ्रांस स्कॉलरशिप बिल्कुल। के। तो मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई कर दिया, बट वो कैंपस फ्रांस की एक और कैटेगरी भी है क्लाइमेट चेंज की कैटेगरी क्लाइमेट में, चेंज, हाँ जी तो भाई, वो जिसमें वो स्कॉलरशिप क्लाइमेट ऑफर चेंज कर वाली रहे वो हैं। बेसिकली उसी के अंदर सब हुँ, कैटेगरी है ना, तो मेरे बेसिकली मेन टारगेट ये था। तो उसके बाद अप्लाई करने के 2 मंथ बाद इंटरव्यू हुआ था, प्रोफेसर ने इंटरव्यू हुँ। कंडक्ट किया और फिर कुछ दिनों बाद एक्सेप्टेंस मिल गई। ओह माशाल्लाह! तो अब जब वो अभी मैं सिर्फ कैंपस फ्रांस के बारे ये ग्रीनोबल के हवाले से बता रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट जनवरी में इसकी एक्सेप्टेंस मिल गई थी। तो फिर उसके बाद जब एप्लीकेशन ओपन होनी थी कैंपस क्लास की, तो उस टाइम पता चला जी कि मेरे वाला प्रोग्राम उसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है। ओह! लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मैंने ये चीज़ मेंशन की हुई थी, उनका एक क्वेश्चन भी है कि आपकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या होगा? तो उसमें हुँ, मैंने ये लिखा हुआ था कि ओनली स्कॉलरशिप। ऑन स्कॉलरशिप। और दूसरा ये कि ग्रीन नोबल की उनकी अपनी पॉलिसी थी, उन्होंने अपने तौर पर ना मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी थी फॉर आईडेक्स फॉर स्कॉलरशिप। कैंपस फ्रांस को। नो, फॉर आईडेक्स अच्छा स्कॉलरशिप, आईटेक स्कॉलरशिप के आईडेक्स लिए। स्कॉलरशिप, हाँ, डिफरेंट स्कॉलरशिप, बिल्कुल। मुझे हाँ, उसका नहीं बिल्कुल। था आइडिया। आइडिया है। तो अब मैं तो उसको भूल गया था कि अब कैंपस फ्रांस में ओपन नहीं हुआ, बट मई जून में ना 3-4 मंथ बाद ऑटोमेटिकली ईमेल आ गई कि योर एप्लीकेशन वाज फॉरवर्डेड बाय योर यूनिवर्सिटी एंड यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर आईडेक्स स्कॉलरशिप। ओह नाइस, ये तब तक मेरा लाइसेंस भी लग चुका था। सही, तो ये तो एक हो गया ग्रीन नंबर। उसके अलावा मैंने अप्लाई किया था स्टाइपेंड हंगेरियन में, सही हंगरी में। हंगरी में। तो हंगरी में स्कॉलरशिप के लिए अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेस्ट। यस हैड यस। बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटेलिजेंट लोग जो नस्ल के होते हैं उनके 50-50 मार्क्स आ रहे होते हैं। सॉरी टू से बट दिस मैटर्स अ लॉट। आप सीरियस कितने हैं? लेकिन ये ना हेड पहले अच्छे मार्क्स आ जाते थे, अब जो है ना ये भी चीज़ है कि एचईसी इसको टफ करता जा रहा और सीरियसनेस भी बहुत डिपेंड करता है कि आप सीरियस है। कितना ले रहे हैं ये उसको। भी है, और टफ भी होता जा रहा है, ये चीज़ भी है, बट उसकी तैयारी के लिए डॉकर की बुक है। तो जो पब्लिशर्स हैं उनके। हाँ, तो उनके एप्टीट्यूड टेस्ट की बुक है पर्टिकुलर,
तो आप वो खरीदें, उसकी 2-3 हफ्ते लगा के तैयारी करें तो मेरे नहीं ख्याल के 80 से कम मार्क्स आएंगे। मार्क्स आएंगे बिल्कुल। और मेरे ये ख्याल उन में लोगों के लिए जो हंगरी को प्लान कर रहे हैं और हैड टेस्ट या इवन कॉमनवेल्थ में भी मेरे ख्याल हैड टेस्ट चाहिए होता है। कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ शेयर्ड शेयर्ड कॉमनवेल्थ शेयर्ड के लिए शेयर्ड के लिए हैड चाहिए होता है। तो एचएससी की जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए हैड चाहिए होता है, हाँ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी हैड मार्क्स में, क्योंकि वो मेन क्राइटेरिया होता है एचएससी की स्कॉलरशिप्स का। बिल्कुल। तो उसके अलावा आपने कहाँ पे अप्लाई उसके किया? अलावा जो और है आपने हंगरी की स्कॉलरशिप सिक्योर होगी थी? अमेरिकी स्कॉलरशिप मेरी सिक्योर हो गई है। माशाल्लाह, 2 स्कॉलरशिप्स अभी तक होगी। और उसके अलावा मैंने अप्लाई किया था, कॉमनवेल्थ में अप्लाई किया था मैंने, हुँ, यही हैट वाला कॉमनवेल्थ शेड वाला। और उसके ये होता है कि आपको कॉमनवेल्थ के पोर्टल पे अलग अलग से से अप्लाई अप्लाई करना करना पड़ता होता है है और और यूनिवर्सिटी के साथ अलग यूनिवर्सिटीज़ के से। लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा यूनिवर्सिटी में तो हो गया था एडमिशन। हुँ, एक यूनिवर्सिटी को बाद में किया था और दूसरा मैंने किया था आई गेस नॉटिंघम में? क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी में आई गेस। कार्डिफ में? नो क्रैनफील्ड में क्रैनफील्ड में, क्रैनफील्ड में। क्रैनफील्ड। तो बाथ यूनिवर्सिटी को कोई इनिशियल स्कॉलरशिप होता है सही, वो भी सही, ऑफर सही। हुआ था, बट कॉमनवेल्थ में रिजेक्शन हुई थी। रिजेक्शन हुई थी, सही। तो उसके अलावा इसकी एप्लीकेशन में मैंने इतने जो है ना वो एफर्ट भी नहीं थी। हुँ, मेरा टारगेट मेन जो है ना इरासमस ही था उसके, क्योंकि मैं मोटिवेशन लेटर्स को सीवी को काफ़ी टाइम दिया था। और एक और चीज़ इसके हवाले से, सीवी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि सीवी को आपने जो है ना वो आपका अगर लग रहा है टाइम ज़्यादा तो इससे परेशान नहीं होना। हुँ, उसकी एक एक लाइन को, उसकी एक एक पॉइंट को जो है ना वो इम्प्रूव एक एक करें। पॉइंट आपने वो इम्पोर्टेंट होता है उसको जो है ना इग्नोर नहीं करना। हर चीज़ एग्ज़ैक्टली, आपकी पढ़ी जाती है एग्ज़ैक्टली। और और इवन एक-एक लफ्ज़ जज होगा हुँ, आपका, अगर तब आपको इतनी प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपके साथ एक प्रोग्राम में फॉर एग्ज़ाम्पल आगे हम बात करेंगे फुलबाई के प्रोग्राम की भी। एक प्रोग्राम में हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं। ऐसे ही है। 700-800 एप्लीकेंट्स आराम से होते हैं। हुँ। तो आप इतने लोगों से कम्पीट कर रहे होते हैं। तो क्योंकि अब 15 उनकी स्कॉलरशिप्स जो मिलती हैं बेसिक एरास्मस में। रिक्वायरमेंट्स है ना वो बैचलर्स की डिग्री है आइट्स लेट्स सपोज। आइट्स भी सब 600-700 लोगों के पास है। बैचलर्स की डिग्री भी 600-700 लोगों के पास है। तो यस, एग्ज़ैक्टली। आपके पास कुछ जो है ना डिफरेंस। वो डिफरेंट होना चाहिए। हुँ, उन चीज़ों को डिफरेंट करने के लिए आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल को अलाइन कर सकते हो। अलाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। और फर्क भाई आपने आइट्स दिया था, आइट्स में आपका क्या बैंड था? आइट्स में मेरा 6.5 बैंड था। माशाल्लाह, दैट्स गुड। आइट्स में मतलब कि आइट्स के जो बैंड होते हैं ना वो आपका कंपटीशन के अंदर नहीं रोल प्ले कर रहे होते, वो हाँ, बेसिकली रोल प्ले कर रहे होते हैं आपका एक एलिजिबिलिटी मॉनेटरी सेट लाइन, करने के लिए, एलिजिबिलिटी लाइन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करने के लिए, तो बस दैट्स इट। और उसका और फारूक भाई का सीजीपीए वाज़ लाइक हाई, तो वो पॉइंट उधर से आगे थे काफ़ी। और उसके अलावा फारूक भाई कॉमनवेल्थ के बाद आपने कहाँ अप्लाई हाँ, किया? कॉमनवेल्थ के बाद मैंने ऑस्ट्रिया की एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। नाम भूल गया। कोई नहीं, खैर है, वो हम आपको इधर लिख के दे देंगे, अब फारूक भाई को याद आएगा तो। जो वियना इंस्टीट्यूट में तो नहीं अप्लाई किया था? नहीं, नहीं ऑस्ट्रिया की है, कैसे नाम किया मुझे? साल्ज़बर्ग में? नहीं, उसका भी स्कॉलरशिप के ऊपर हुआ था सही। और वो था जियोटेक्स रैली में। ओह नाइस। हुँ, और इतना मुझे याद है, तिरिज़ानी वाली यूनिवर्सिटी है, मुझे ओह, इतना याद है। तरज़ागी यूनिवर्सिटी। कोई सही, आई यूनिवर्सिटी का गॉट इट। नेम ये नहीं है। यूनिवर्सिटी का नेम नहीं है, तरज़ागी ने वहाँ पे से कुछ पढ़ा होगा। हाँ, वैसे तो तरज़ागी तो इलिनॉय से था, यूएस से था ना। पता तो नहीं बहरहाल कुछ था उसका लिंक उस हाँ, यूनिवर्सिटी के साथ। इर्रेलेवेंट फॉर दोज़ पीपल हू डोंट नो तरज़ागी। हाँ, अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं है तो आपको तरज़ागी का नहीं पता होगा, सॉरी टू से। तो और उसके अलावा मैंने फिर अप्लाई किया था और हाँ, एआईटी के लिए मैंने एआईटी के लिए शायद पिछले साल अप्लाई किया हाँ, था एआईटी थाईलैंड में। थाईलैंड में। हुँ, उसकी जो है ना एआईटी स्कॉलरशिप होती है, हुँ, वो ऑफर हो गई थी। हाँ, वो भी अब ओवरऑल उसमें है। है कि वो लोग जीपीई देखते हैं। हाँ, वो तो मेन क्राइटेरिया। आपको अभी तक 4 स्कॉलरशिप्स हो चुकी हैं हमारी, ऑफर हो चुकी है। इसके बाद आपने और फिनलैंड में भी अप्लाई किया होगा हाँ, आपने? सॉरी फिनलैंड तो मैं भूल गया फिनलैंड। मेरी वैसे प्रेफ़रेंस इरास्मस के बाद सेकंड जो है ना वो फिनलैंड थी। फिनलैंड थी। और फिनलैंड का जो स्कॉलरशिप पीरियड है वो बेसिकली दिसंबर के सारा मंथ है। हाँ, बिल्कुल। बहुत दिसंबर छोटा-सा पीरियड होता के है, 1 मंथ भी नहीं होता। फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन हाँ, ओपन हो जाती हैं बिल्कुल। और जनवरी के फर्स्ट वीक में फर्स्ट फिर वीक में जाती हैं। एंड हो जाता है, और बहुत कम मैंने पीरियड होता है। जिस जगह पे भी अप्लाई किया ना, जितनी भी एप्लीकेशन थे, मेरे ख्याल में सबसे ईज़ी और यूज़र फ्रेंडली पोर्टल जो है ना हाँ, वो वो फिनिश फिनलैंड यूनिवर्सिटीज़ का है। एक फिनलैंड का। पोर्टल है जहाँ पे आप सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर एक सकते पोर्टल है और अब मेरी डिग्री से रेलेवेंट जो है सिविल बैकग्राउंड वालों के लिए 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। हैं। हुँ, एक टेम्परेरी यूनिवर्सिटी और है, एक आल्टो। आल्टो। यस, आल्टो यूनिवर्सिटी उनकी टॉप की यूनिवर्सिटी है यस। और आल्टो सिटी भी जो है ना वो हुँ, उनका मेन सिटी है। मेन आल्टो यूनिवर्सिटी हेलसिंकी के साथ ही हुँ। में है, तो मतलब हेलसिंकी ही समझ लें आप उसको। तो उसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज़ होती हैं फिनलैंड स्कॉलरशिप की। तो उसमें जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है उसमें आपको सब कुछ पे करना पड़ता हुँ, है। अपना हुँ, लिविंग एक्सपेंस भी अपने। सब कुछ पे करना है। और जो उसकी दूसरी कैटेगरी होती है यस, उसमें उसमें आपको ट्यूशन ट्यूशन फी फीस देना सारी पड़ता है। वेव्ड होती है। एंड द और फर्स्ट कैटेगरी इज़ लाइक 5000 एनुअली में था? 5000 फर्स्ट हुँ, कैटेगरी में आपकी ट्यूशन फी वेव होती है। हुँ, ट्यूशन फी का लिंक होता है यूनिवर्सिटी के साथ हुँ। और बाकी 5000 स्टाइपेंड आपको वहाँ की गवर्नमेंट देती है। इस सारी स्कॉलरशिप जो फिनलैंड में सारी स्कॉलरशिप्स हैं तीनों यूनिवर्सिटीज़ की, टम्परे, ऑल्टो ऑल्टो, आर्ट में ऑल्टो। टम्परे, ऑल्टो और यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्ड स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियोज़ जो है ना वो इस चैनल के ऊपर पड़ी हैं ऑलरेडी। तो आप उनको भी आराम से देख सकते हैं। अब फारूक भाई की एक और स्कॉलरशिप हो चुकी है, 5 स्कॉलरशिप्स हो चुकी हैं। अब इसके बाद फारूक भाई आपने एरास्मस की तरफ फिर मूव किया। इरास्मस के लिए तो पूरा साल ही मैं काम कर रहा था, मेन ये टारगेट ये दिस था। इज़ द मेन थिंग, लाइक उन्होंने पूरा साल मेहनत की थी। अगर आप कहेंगे ना, फारूक भाई कुछ लोग होते हैं कि विदिन
आवर्स बैठते हैं, 2-3 घंटे लगाते हैं, एलओएम लिख लेते हैं, सीवी लिख लेते हैं। आपको समझ में आती है ऐसी बात? नहीं। मुझे भी समझ में नहीं आती ये बात। लेकिन एक चीज़ है कि रिव्यू के हवाले से खैर मैं कैसे हेल्प लेता था कि अब आईएमएफएससी का लेट्स फॉर एग्जांपल लूँ, तो आईएमएफएससी क्या है ज़रा बताएँ मुझे? इंटरनेशनल मास्टर ऑफ साइंस इन फायर सेफ्टी ट्रेनिंग। ये फारूक भाई का प्रोग्राम है जिसमें फारूक भाई अभी हैं, लेकिन फारूक भाई यहाँ पे एक चीज़ आगे हम तब जाएँगे बताएँगे आप कितने एरास्मस के प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए? मैं 2 प्रोग्राम सेलेक्ट हुआ था। दूसरा कौन-सा प्रोग्राम था? दूसरा था कोस्टल हेल्थ। कोस्टल हैजेस में भी हो गए और आईएमएफएससी में भी हो गए। फिर वो मुझे पता है कि फारूक भाई ने कैसे डिसाइड किया कि आईएमएफएससी करना है मुझे, कोस्ट हैजेस नहीं करना। तो दैट्स अनदर स्टोरी, वो भी अगर आप बताना चाहें कि कैसे आपको लगा कि फायर सेफ्टी इज़ बेटर देन कोस्टल हैजेस? वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने ज़्यादा जो एप्लीकेशन पे एफर्ट लगाई थी ना वो कोस्टल हेल्थ की थी। एग्री, उसको मुश्किल भी आया है। और आईएमएफएससी के लिए मैंने बल्कि थोड़ा लेट स्टार्ट की थी एज़ हुँ, कम्पेयर टू कोस्टल हेल्थ। बट एट द एंड जो है आईएमएफएससी दोनों ही फील्ड अच्छी हैं बहुत, कोस्टल हेल्थ भी अच्छी है और आईएमएफएससी भी अच्छी है। ये यूनिक तरह के हैं। हुँ, तो बट मुझे ये लगा कि आईएमएफएससी में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर येस। टू आईएमएफएससी यानी कि बेटर एज़ अ फायर जॉब सेफ्टी। अपॉर्च्युनिटीज़ जॉब आपके लिहाज़ अपॉर्चुनिटीज़ से। के हवाले से क्योंकि फायर दैट्स सेफ्टी के लोग जो हैं बहुत कम हैं बहुत कम है, यूरोप मार्केट में में। बहुत कम है, यूरोप यूरोप में में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा मुझे ये बताएँ कि क्या आपका आपको क्या पे कर रहे हैं एरास्मस वाले? अगर आप बताना चाहें तो? नहीं वो तो ओपन है, अच्छा मतलब वो कि वो सबको आइडिया है। 1000 यूरोज़ है या हाँ, वो 1400 यूरोज़ है, 2 स्कीम्स हैं। आपकी स्कीम 1400 वाली है। 1400 वाली है। वो 1400 1000 यूरोज़ वालों की भी मोर और लेस सेम ही है। हाँ, ऑलमोस्ट सेम है, उनको थोड़ा-सा सेटलमेंट डिफरेंस है। तो इनिशियल मिल जाता है। हमें ये है कि बस 1400 तो चलती है। 1400 यूरोज़ फारूक भाई को मिलते हैं मंथली। तो इट्स अ गुड अमाउंट, इतने में मेरे ख्याल आप रह सकते हैं परमानेंटली। ईज़िली रह सकते हैं जी। और मतलब कि इसमें कोई आप अच्छी खासी सेविंग भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सेविंग्स तो करनी चाहिए। हुँ। बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आप इस तरह की कंट्री में रहते हैं जहाँ के और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कंट्रीज़ चेंज होती रहेंगी। अभी आप ये फारूक भाई थे पहले बेल्जियम में, गेंट में। तो बेल्जियम में अकोमोडेशन मेरे ख्याल थोड़ी आपको एक्सपेंसिव मिली होगी। बेल्जियम में अकोमोडेशन एक्सपेंसिव थी और काफ़ी। यहाँ पे आके एक्सपेंसिव जो अकोमोडेशन है थोड़ी लेस एक्सपेंसिव है थोड़ी बट लेस ग्रोसरी एक्सपेंसिव ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ग्रोसरी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये आपको चीज़ें थोड़ी मैनेज करनी पड़ती हैं बट नहीं इसी वैसे तरह ये कंट्री जो जहाँ पे पहले सोचा था बेल्जियम, स्वीडन ये कंट्रीज़ वैसे भी महँगे हैं। ये हाँ, थोड़े महँगी जो है। है ना वो रिच कंट्रीज़ हैं। हुँ। अगर ये नीचे कंट्रीज़ में चले जाएँ हंगरी, ऑस्ट्रिया, इटली इटली यस, पुर्तगाल तो पोर्चुगल आगे स्पेन ये थोड़े ये यहाँ पे गुज़ारा हो जाता है। मतलब 500-600 यूरोज़ में हाँ, ईज़िली आप अपना अकोमोडेशन भी कर लेते हो और ग्रोसरी भी कर लेते ग्रोसरी हो। भी कर लेते बट हो यहाँ पे इतने में सिर्फ़ आपकी अकोमोडेशन हो रही होती है। अकोमोडेशन तो ये दिस मैटर्स अ लॉट। तो अब फारूक भाई क्या एडवाइस करना चाहेंगे? इसके अलावा तो नहीं आपकी कोई स्कॉलरशिप थी? अभी तक हम 6 स्कॉलरशिप मुझे सर कर राष्ट्रीय और चुके हैं। यूनिवर्सिटी का नेम याद है कि टीयू ग्रास टीयू ग्रास टीयू ग्रास। टीयू ग्रास थी ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी 6 स्कॉलरशिप्स अभी तक हम सिक्योर कर चुके हैं। और तो ये फारूक भाई कोई रह तो नहीं गई थी? मुझे नहीं ये और नहीं है। नहीं, 6 स्कॉलरशिप्स फारूक भाई ने कवर अच्छा फारूक भाई कोई एडवाइस देना चाहें अगर फाइनल बच्चों को कि क्या एडवाइस है अगर इतनी डेडिकेशन है या हार्ड वर्क है क्या है? अच्छा एक तो डेडिकेशन तो है, हार्ड वर्क भी हुँ, है और दूसरा अगर किसी को रिजेक्शन आ जाती है हाँ, किसी भी पॉइंट पे तो उस पे ये है कि हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल। और और नेक्स्ट टाइम जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एप्लीकेशन पुट करनी है। एग्ज़ैक्टली, और एग्ज़ैक्टली तीसरा इसमें ये कि ना एक लक फैक्टर भी होता है हाँ, जो कि आई बिलीव इन दिस तो और ये होता है। उस चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए आप जो है ना वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी मैं तो ये यस, कहूँगा। क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ एक ऐसी चीज़ है आप फाइनली आपको अल्लाह नहीं देना, नेचर उसके नहीं देना आपको। तहज्जुद की नमाज़ के अंदर ना आप दुनिया की चीज़ माँग सकते हैं, हुँ, ठीक है ना? तो आपने अपनी एफर्ट पुट कर दी है, आपका जो काम था वो हो गया, अब अगला काम जो है ना वो आप अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अल्लाह पे उसका छोड़ रिज़ल्ट आना है। दैट्स इट। लेकिन आपने मेहनत कंप्लीट करनी है। मेहनत कंप्लीट दैट्स करनी है। दैट्स द मेन थिंग अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो नेचर नहीं ये देगा। ये नहीं है कि किसी का आपने डॉक्यूमेंट पकड़ा है, उसको हाँ, थोड़ा-सा चेंज किया है या चैट और जीपीटी की मेहनत ली है और फर्क उस वही चलिए चैटजीपीटी ये तो बात अब हो गई ना। हुँ, अब कुछ दोस्तों का भी बता दें आज के बहुत मसाइल हमें भी हैं, आपको भी यकीनन होंगे। कुछ आपके भी दोस्तों ने मतलब आपको तंग किया होगा कि एल्बम दे दें, सीवी दे दें, कुछ जूनियर्स ने, सीनियर्स ने, कुछ भी ऐसा। तो क्या आप मतलब कैसे उनको समझाएँ, क्या करें? उनको तो समझाने के अभी तो बाद सारे देख रहे होंगे तो अच्छा लेटर ऑफ मोटिवेशन सीवी मेरे ख्याल से आपके ना बहुत ही पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं। एग्ज़ैक्टली तो अब मोटिवेशन लेटर एक इंसान की अपनी स्टोरी है, स्टोरी है उसको उसने उसकी। खुद क्राफ्ट किया, ड्राफ्ट हुँ, बनाया उसका, तो उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं शेयर करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। तो इस मामले में मेरे ख्याल में थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़े तो होना पड़ेगा बट सैडली कुछ लोगों को हम नहीं हो सके लेकिन आइंदा से दिस दिस वीडियो इज़ फॉर दोस्त कि यार एलओएम या सीवी या फॉर एनीथिंग हुँ, यू शुड नॉट आस्क एनीवन। यू कैन आस्क फॉर हेल्प, यू कैन आस्क फॉर रिव्यू बट आप डायरेक्ट इस तरह से ना माँगे। बहुत अफ़सोस होता है कि जब कोई दोस्त माँग रहा हो, कोई जूनियर माँग रहा हो, उससे फ़ायदा नहीं होता। अब बंदे की पर्सनल स्टोरी है, आज फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एरास्मस में अप्लाई किया, कल वो हो सकता है एमआईटी में कर रहा हो, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल लाइक तो वो एमआईटी में कर सकता है, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, उसकी तो वही स्टोरी होगी ना। तो उसको तो उसी तरह से लिखना है, बट उसकी स्टोरी कहीं पता नहीं कितनी जगहों पे पब्लिश हो चुकी होगी। तो जस्ट डोंट आस्क पीपल कि क्या है। लोग ये बस कहते हैं कि जस्ट आइडिया लेना है।
ऐसे ही है ऐसे ही है, और वो आइडिया नहीं होता बेसिकली एक अगले का आइडिया के ऊपर बेस अपना मेरे आइडिया पास कर एक रहे हैं। सिनेरियो स्टोरी भी है कि वो मैं शेयर नहीं कर सकता जी। तो किसी का डॉक्यूमेंट किसी ने लिया और हाँ। वो एज इट इज मेरे पास पहुंच गया तो जिसका डॉक्यूमेंट था मैं उसको भी जानता था हम्म। तो ये मतलब कि स्टोरी होती है। अब हम हमारे साथ खुद ऐसा बहुत बार हो चुका है कि जो हमने एक दोस्त को डॉक्यूमेंट दिया तो वो पूरे बैच में फैल गया। तो ये चीज जो है ना अब आप किसी के पास भी डॉक्यूमेंट हम पढ़ते हैं ना तो आइडिया हो जाता है कि ये इसने खुद किया हुआ कि नहीं किया हुआ नहीं, ये बहुत इजी है जज करना, और बहुत से लोग फेक सीवी में बिलीव करते हैं, आराम से पकड़ी जाते हैं। आराम से, लाइक एक एवरेज पर्सन आपकी सीवी आराम से पकड़ लेता है कि ये फेक है। इतना हो ही नहीं सकता, आप करके देख लें, नहीं होगा। आप आराम से फेक सीवी पकड़ी जाती है कि इतना, फॉर एग्जांपल जो बच्चों ने अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं होते, फ्रेश ग्रेजुएट होने वाले होते हैं, उनकी सीवी 4-4 5-5 पेजेस की होती है, ऐसी है एंड पता नहीं क्या क्या ऐड होता है पर तो बहुत कुछ देखना चाहिए, और फेक सीवीज आराम से पकड़ी जाती हैं। जो आप हर जगह से जज होते हैं, चाहे आप लिंक्डइन का लिंक दें ना दें, बहुत सी जगह हैं जहाँ से आपको देखा जा सकता है। आजकल तो फारूक भाई, लाइटर नोट, जब रिश्ता आता है तो उसकी पिक्चर्स एडिट करके देते हैं। तो आजकल जिद्दत इतनी हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि उसकी पिक्चर को स्कैन करके तो उसकी सारी हिस्ट्री निकाल देगा कि ये इसकी प्रोफाइल है, ये इसकी ये, मतलब यू गाइस नो हाउ टू डू इट। तो इट्स वेरी सिंपल, आपके नाम के ऊपर आपकी सारी हिस्ट्री निकाल के बैठेंगे प्रोग्राम वाले। जब आपकी स्क्रूटनी होती है ना, फॉर एग्जांपल 800 लोगों ने अप्लाई किया तो लास्ट 20 लोग आ गए, जब सिलेक्शन होगी तो 20 में से जब उन्होंने 15 कर रहे होंगे तो 5 को ऐसे ही निकालेंगे, तो कुछ ना कुछ उन्होंने कांड मारे होंगे। तो इस तरह होता है। तो लास्ट एडवाइस बच्चों के लिए यही है कि हार्डवर्क। और कुछ आप कहना चाहें लोगों को? और तो कुछ खास नहीं है, बस यही है कि अपने सीवी बाकी के किसी बेहतर से रखें। कॉन्टैक्ट करना होता है तो हेलो हाय ये करके आप हाँ। ऐसे ही ना ये करें आप पहला जो पूरी स्टोरी है लाइक मेरा भी अपना दिक्कत था पहले से बात है हमने भी हेल्प ली है हाँ। अपने सीनियर से हमने तो उसमें ये कि आप इनिशियल जो मैसेज है ना उसमें जिस तरह मतलब कि पूरी अपनी शॉर्ट सी स्टोरी है ना वो आप लिखो कि आपको आपका बैकग्राउंड क्या है आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हो और आपकी और प्रॉब्लम क्या है? आपकी जो है ना वो प्रॉब्लम क्या है थोड़ा सा उसमें अगर मतलब कि इंट्रो भी आ गया आपका हम्म। थोड़ा इशू भी आ गया और पता भी चल गया जो बंदा रीड पढ़ रहा होता है ना उसको मसला पता चल मसला जाता है पे। और ऑलवेज ट्राई टू अप्रोच थ्रू लिंक्डइन, या फेसबुक पे भी कर लो, इंस्टाग्राम पे भी कर लो, लेकिन प्रोफेशनल आओ, थोड़ा मजा भी आए उस चीज में बात करने में। लिंक्डइन से आ जाओ। फारूक भाई के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। फारूक भाई ने हमें होस्ट किया 3 दिन, तो फारूक भाई ने हमें शहर दिखाया, ये द ग्रेट सिटी ऑफ स्वीडन। आप यकीनन, आप बहुत मशहूर है पाकिस्तान में ये शहर, तो हम फारूक भाई के शुक्रगुजार हैं। तो ये है कि एराज़मस में हम सब ऐसे ही हैं, एक दूसरे के पास आते जाते रहते हैं, और दिस इज लाइफ, दिस इज हाउ वी लिव। और बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है एराज़मस का, मैं यही कहूंगा, एंड यू मस्ट एंजॉय दिस एक्सपीरियंस वंस इन लाइफ। तो ये बहुत मजे की बात है कि आप डिफरेंट कंट्रीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फारूक भाई बहुत कुछ ट्रेवल कर चुके हैं अभी तक। फारूक भाई 7-8 कंट्रीज में तो अभी आप जा चुके हैं। हाँ 8 घंटे 8 कंट्रीज में फारूक भाई अभी तक जा चुके हैं। फारूक भाई बुदापेस्ट जा चुके हैं, वियना जा चुके हैं, पेरिस जा चुके हैं, जो भाई तहस नहस वाली सिटीज थी ना यूरोप की, वो सारी कर चुके अपनी हैं। स्टोरी बताएं जरा तीसरे रोड पे निकले हुए नहीं, वो तो ये देखते ही रहते हैं, मेरी स्टोरी तो ये देखते ही रहते हैं। बट फारूक, मैं बताने का मकसद ये है कि एराज़मस में कोई भी हो वो बहुत ट्रेवल करता है, तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है सबके लिए। तो अगर आप भी ट्रेवलिंग के बहुत शौकीन हैं तो एराज़मस इज फॉर यू, आप मेहनत करें। और अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो यू कैन आस्क फारूक भाई, मुझे कह सकते हैं आप। तो ट्राई टू आस्क लाइक प्रॉपर क्वेश्चन, लाइक नॉट दिस के मुझे इसका लिंक भेज दें, इसका लिंक भेज दें, वो आप खुद फाइंड करें, हम बाकी फ्री नहीं है। आईएमएफएससी के रेलेवेंट किसी भी किस्म कोई है तो आप किसी भी टाइम पे ध्यान इवन कोस्टल हैजर्ड्स के रखें रिलेटेड, कोस्टल हेल्थ केयर तो आप फारूक भाई को कह सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें, एंड अगर नहीं करना तो ना भी करें, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कर देंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप और अच्छे से वीडियोस बना पाएंगे। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, और हम यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो ये सिर्फ पार्टी नहीं हुई होती। जब स्टूडेंट्स को बहुत मसाइल होते हैं, जब प्रोग्राम वाले असाइनमेंट्स हुए, जैसे अभी फारूक भाई का एक वीक हुआ, स्टार्ट हुआ, 3 असाइनमेंट्स करा चुके हैं, तो ये सीन है। तो अच्छा ये सिर्फ एंजॉय नहीं होता अच्छा खासा पढ़ना भी पड़ता है इरासमस में बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत और पढ़ना वो पड़ता पढ़ाई करनी पड़ती है आपको कुकिंग आपको खुद करनी पड़ती है आपको लॉन्ड्री खुद करनी पड़ती है सफाई आपने करनी है है। और सब कुछ मेंटेन भी करना है, एकेडमिक्स भी मेंटेन सोशल करना है, गैदरिंग है तो आपको उस चीज को भी टाइम देना सोशल है गैदरिंग को भी टाइम देना है, हर चीज को टाइम देना है। ये बहुत मैनेजमेंट एक्सपीरियंस भी आपके बेहतर हो जाएंगे एराइजमेंट से। तो दैट्स इट। फारूक भाई के साथ आज हम इंशाल्लाह बात करते हैं। आपके लिए अब इतना ही था। सब्सक्राइब एंड फॉलो।